हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसमें जो 30 क्वेश्चंस होंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो परीक्षा के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगा करके ही आप अच्छे मार्क्स ले करके आ सकते हैं सीटेट में। अगर मैंने जितने अपलोड कर दिए हैं पेपर, अगर आपने उतने सारे पेपर कंप्लीट कर लिए तो 120 प्लस से आपके कहीं से भी मार्क्स कम नहीं होंगे। क्योंकि क्या होगा, पेपर में सारे डाइवर्सिटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कोई पियाजे से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, कोई कार्लसबर्ग से संबंधित हो सकता है, कोई आनुवांशिकता से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, कोई इंटेलिजेंस से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। तो आपका क्या है, रिवीजन भी हो जाता है और नए नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपने जो है और जो क्वेश्चंस नहीं तैयार होते वो क्वेश्चंस प्रश्नों के माध्यम से आपको तैयार भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो टारगेट है वो है सिर्फ केवल 10 लाइक्स का। हम डेली आपके लिए नए पेपर्स लेके आते हैं, डेली आपके लिए टॉपिक्स लेके आते हैं। आपका लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट में कई बार जो है टेलीग्राफिक स्पीच से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए चीज़ को समझ लीजिए। क्वेश्चन है, लगभग 2 साल के बच्चे जो है तार वाली भाषा, अब देखिए क्या है, हिंदी में तार वाली भाषा लिखा है, लेकिन इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे टेलीग्राफिक स्पीच ही से बोला जाता है, लेकिन अब इन लोगों ने जो है जानबूझ के ऐसी भाषा लिखी जाती है ताकि जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हुए तार वाली भाषा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए जो है भाषा बच्चे यूज करते हैं, या अंग्रेजी वाले शब्दों का उपयोग करते हैं, या संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करते हैं, या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है, जान लेते हैं, ऑप्शन डी है। टेलीग्राफिक स्पीच होता क्या है? देखिए टेलीग्राफ का क्या मतलब होता है, एक जमाने में टेलीग्राफ होते थे जब अपनी बात को कम शब्दों में कहना होता था। ठीक है, हम जानते हैं कि पहले जब बच्चा होता है तो बच्चा पहले कुछ शब्द सुनता है। गौर से समझ लीजिए इस चीज़ को, फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। जैसे पहले बच्चा शब्द सुनता है और फिर वो धीरे धीरे आपके शब्द सुनता है, फिर जो है धीरे धीरे वो जो है आपके कहे हुए शब्दों की जो है नकल करता है, फिर जो है नकल करने के बाद एक अन्य शब्द जोड़ देता है उसके साथ। ठीक है, कुछ और शब्दों को मिला करके पढ़ने लगता है। ठीक है, तो कुछ शब्दों को एक साथ जोड़ के बोलने लगता है। तो यही होती है टेलीग्राफिक स्पीच, मतलब सीमित शब्दों में बच्चा अपनी बात कहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे देखे जाए, माँ बैठो, मम्मी बैठो, वो नहीं कहता मम्मी यहाँ पर आकर के बैठो, इस तरीके से नहीं बोलता 2 साल का बच्चा, मम्मी बैठो। जैसे बच्चे का नाम है पीयूष, तो पीयूष भूखा है, पीयूष भूखा ऐसे बोलेगा ना। या फिर बोलेगा पानी, मम सिंगल शब्द होगा, या 2 शब्दों को जो है शब्द मिला देगा। कुत्ता होगा, बड़ा कुत्ता को तो बड़ा कुत्ता बोलेगा, है ना। किसी जो है गोल चीज़ को बोलेगा, ये टायर है, टायर अगर जानता होगा तो टायर बोलेगा, रोटी जानता होगा तो रोटी बोलेगा, गोल चीज़ को लड्डू बोले। इस तरीके से चीज़ों को होता है। तो ऑप्शन आपको डी मिल गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्य रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य ये है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, बच्चों को सही प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत कराना, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। साहित्यिक रचनाओं से या फिर विभिन्न प्रकार की साहित्यिक जो है विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देता है, या विभिन्न जो है साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, या पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। इसका मतलब है क्लास जो है 5th 6 से जो है 8 तक की बात हो रही है। ठीक है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो साहित्यिक रचनाएं जो रखी जाती हैं उसका क्या कारण होता है, तो इसका जो मूल कारण होता है वो साहित्यिक जो विधाएं होती हैं, जो जिस भाषा में जिस तरीके से जो है साहित्य रचना की जाती है, लिखी जाती है, उसमें जो भाषाएं होती हैं उससे जो है बच्चे को जो है परिचित करने का अवसर मिलता है। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रश्मि जो है अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित जो है कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का क्या उद्देश्य है? तो देखिए रश्मि जो एक टीचर हैं
उन्होंने अपनी क्लास जो है शुरू करने की जगह, क्लास में पढ़ाने की जगह उन्होंने ये चूज़ किया कि वो क्लास को जो है क्लासरूम के बाहर पढ़ाएंगी, किसी ग्राउंड में पढ़ाएंगी या खुले मैदान में पढ़ाएंगी या जो है पार्क में पढ़ाएंगी, कुछ भी हो सकता है। उसमें पढ़ाते हुए वो कविता का पाठ करेंगी, जो भी वो पोएम पढ़ा रही है उसका पाठ करेंगे। इनका जो उद्देश्य है वो क्या होगा, तो हम सभी को पता है खुले मैदान में अगर कोई टीचर भ्रमण के माध्यम से या जो है पार्क में या कहीं पे भी जो है पढ़ाने का सोर्स कर रहा है, तो वो जो उस पाठ से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो हम आंसर देख लेते हैं। बच्चे को रोज़मर्रा की चर्चा में कुछ अलग माहौल देना है, या बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, या मैदान के प्राकृतिक जो है वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना है। आंसर यहाँ पे मिल गया है, हमें ऑप्शन सी लॉक कर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ बच्चे को जोड़ने का मौका मिलेगा, वो कविता को सुनेगा, समझेगा और चीज़ों को जो है समझने, जैसे कि मान लीजिए पेड़ से रिलेटेड कोई कविता है तो वो पेड़ों के बारे में समझाएगी, है ना। वो पार्क में ले जाएंगी, मतलब वो प्राकृतिक वातावरण में ले जाएंगी जिस पार्क में जहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे, और उससे संबंधित जो है कविता पढ़ेंगे और जो है बच्चे उनसे जो है लिंक कर पाएंगे उस कविता और जो है बाहर जो है वातावरण से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या रीज़न होता है कि ये कार्य क्यों किया जा रहा है। ठीक है, इतना अगर आप समझ जाते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ 30 में से 28 क्वेश्चंस जो है किसी भी रूप में गलत नहीं होंगे, और 2 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो ह्यूमन एरर के रूप में गलत होता है, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चंस गलत तरीके से या पढ़ते वक्त आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वो तब गलत हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है कि बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है, और भाषा अर्जन से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। भाषा अर्जन का मतलब है कि जो आपने भाषा अर्जित करी है अपने माता पिता से, माता पिता से जो है उसने शुरुआत करी भाषा, माता पिता से जो अर्जित हुई है, जो उसकी मातृभाषा होती है, वही अर्जन होता है। ठीक है, अब देखिए अर्जन का क्या मतलब होता है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, मतलब भाषा अर्जन में जो है टीचर की भूमिका सबसे ज़्यादा हो, या भाषा की कक्षा में ही संभव हो सकती है। जब तक भाषा अर्जन तभी हो सकता है जब आपकी लैंग्वेज बेस्ड क्लास हो, या सहज और स्वाभाविक रूप से होता है, या प्रयासपूर्ण होता है, बहुत इसमें बहुत मतलब प्रयास करना पड़ता है। तो देखिए भाषा अर्जन जो है एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बचपन पैदा होते ही आपकी शुरू हो जाती है। जिस परिवार में आप रहते हैं उसी भाषा को आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, वही आपकी भाषा प्राथमिक भाषा होती है, प्राइमरी लैंग्वेज होती है, या जिसे कहें मातृभाषा होती है। ठीक है, ये एक सहज और स्वाभाविक रूप से आपको मिलती है, और जैसे जैसे आप प्रोसेस बाय प्रोसेस एज उम्र और क्लासरूम में बढ़ते जाते हैं, आगे उम्र में बढ़ते जाते हैं, आपका भाषा अर्जन जो है अधिगम में बदलता जाता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन ही अधिगम हो जाता है। मतलब एक अधिगम का मतलब है कोई एक जो आपने अर्जित करी उससे विपरीत होकर के कोई अन्य भाषा को सीखना। अधिगम मतलब आपने हो सकता है हिंदी भाषी हो और अंग्रेजी जानना चाहते हैं, आप पंजाबी भाषी हो और तमिल सीखना चाहते हैं, आप तमिल भाषी हो और हिंदी जानना चाहते हो, ये अधिगम हो गया। ठीक है, तो चीज़ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में मौजूद जो है बहुभाषिकता जो है ये क्या होती। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए एक टॉपिक टू टॉपिक समझ लो, भाषा अर्जन से संबंधित क्वेश्चन आपको एक ज़रूर से मिलेगा, और एक बहुभाषिता से संबंधित आपको क्वेश्चन ज़रूर 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 मिलेगा। मतलब 101% चांसेस है ये क्वेश्चन आने का। ये का मतलब है कि बहुभाषिता से संबंधित। अब बहुभाषिता का कहने का मतलब है कि अगर कोई क्लासरूम है जहाँ पे बहुभाषी बच्चे हैं, जहाँ बहुभाषी का मतलब ये एक क्लासरूम है जहाँ पे अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिलियन बोलता है, कोई जो है कोई अन्य गांव की भाषा बोलता है, कोई शहर की भाषा बोलता है। तो इस तरीके के देखिए विविध क्लास में विविध प्रकार के बच्चे हैं, एक क्लास में विविध टाइप के बच्चे हैं, विविध भाषा वाले बच्चे हैं। तो इन भाषाओं को जो है एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, चुनौतीपूर्ण जो है संसाधन के रूप में देखना चाहिए। सभी बच्चों को जो है एक दूसरे से सीखने को मौका मिलेगा, दूसरे बच्चों की भाषा सीखने को मिलेगी, उनके नॉलेज सीखने को मिलेगा, अपनी शब्दावलियाँ बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें होंगी। आंसर देख लेते हैं क्या है। बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। मतलब बहुभाषिता जो है, जो भी आप भाषा सीखना चाहते हैं उसमें हतोत्साहित करती है, वो आपको डिमोरलाइज करती है ये भाषा। या शिक्षक के लिए एक जटिल कार्य चुनौती पैदा करती है, कठिन चुनौती पैदा करती है। यह भाषा शिक्षण में बाधक है, या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो देखिए आंसर याद हो गया, ऑप्शन डी इसका है सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस बात को, लाइन को जरूर याद रखना, उच्च प्राथमिक स्तर या फिर प्राथमिक स्तर क्या दिया गया है। जब प्राथमिक स्तर होगा तो बच्चे जो हैं
क्लास मतलब बच्चा जो है 0 से शुरू होता है और मान लीजिए 5 साल के बच्चे तक का जो है ये आपको जो है देखना पड़ता है, मतलब 5 क्लास तक के बच्चे को जो है आपको देखना होता है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से आंसर देंगे, मतलब कम उम्र का बच्चा होगा। तो देखिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, भाषा को जब क्लास हो रही हो तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य अंशों की विस्तृत व्याख्या। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। व्याख्यान विधि किसी भी टीचिंग स्किल्स में बेहतर नहीं मानी जाती, ये हमने आपको पहले भी टैग वर्ड्स के माध्यम से पढ़ाया है। पठन कौशल पर अधिक बल देना, मतलब पढ़ाने पर ज़्यादा जोर देना, है ना, मतलब पढ़ाने का मतलब पठन कौशल का मतलब लेखन कौशल हो गया, पठन कौशल हो गया, इस तरीके की चीज़ों पे ज़्यादा गौर देना। या पाठों को ये शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का मतलब गाइड का इस्तेमाल करना, या फिर जो है वो डिक्शनरी का इस्तेमाल करना। तो ये सभी ऑप्शंस गलत होते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य भाषिक सामग्री में कही गई जो बातें होती हैं उसको जो है सोचना और सरोकार करना, उसकी पहचान करना। ठीक है, तो यही आंसर इसका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च कक्षाओं में साहित्य जो है एक साध्य है और भाषा कौशल एक साधन है, या फिर केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? या भाषा कौशल जो है साध्य है या साधन है साहित्य? भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए उच्च कक्षाएं जो हायर क्लासेस होती हैं वहाँ पे जो भाषा कौशल होती है, जो आपकी जो है लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, वो ध्यान रखिएगा, भाषा कौशल जो है वो आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो क्या होती हैं? तो जो लैंग्वेज स्किल है वो एक आपका जो है साहित्य हमारा गोल होगा। ठीक है, तो ये एक साधन मतलब आपका एक माध्यम है। भाषा कौशल एक माध्यम है जिसके साधन मतलब जिसे कहते हैं जिस साधन से आप उस साहित्य को प्राप्त करेंगे। साध्य मतलब गोल हो गया, ठीक है, जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो चीज़ें समझ गए होंगे। साधन का मतलब होता है माध्यम, जिस माध्यम से आप जो है उस साध्य को अचीव करना चाहेंगे, उस गोल को अचीव करना चाहेंगे। तो माध्यम टू गोल होता है जिस माध्यम से, जैसे माध्यम हो गई गाड़ी, और आप गाड़ी के माध्यम से जो है आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आपका अचीवमेंट क्या है? तो आपका अचीवमेंट है मुझे इस लोकेशन पे जाना है, तो ये आपका अचीवमेंट हो गया। उसी तरीके से जो है बौद्धिक ज्ञान से आप जो है कुछ अचीव करना चाहते हैं, किताबें पढ़ करके आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ गोल प्राप्त करना चाहते हैं। चीज़ें ठीक है, समझ गए होंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये शब्द याद रखिएगा, साधन और साध्य वर्ड जो है ये याद रखना। साधन एक माध्यम है, ठीक है, जिस माध्यम से आप चलेंगे। ठीक है, भाषा कौशल के माध्यम, इस भाषा कौशल से आप जो है साहित्य को अचीव करने का प्रयास करेंगे, और साध्य है गोल है, ठीक है, जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, या उन्हें अधिक अंक दे करके जो है बढ़ाना चाहिए, मतलब सिंपैथी करो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, या उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ये इनके जो है प्रतिभात करना चाहिए। तो देखिए जब हम बच्चों के जो है भाषा का आकलन करते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जिनको जो है जिनकी कुछ शारीरिक और मानसिक जो है कमियां होती हैं, जैसे देखने में उसको दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, उसे बोलने में दिक्कत हो, लिखने में उसको दिक्कत हो, है ना, उसकी उंगलियों में कोई प्रॉब्लम हो, फ्रैक्चर हो, या फ्रैक्चर मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो जन्मजात हो या जो है या एक्सीडेंट से हुई हो। तो ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है कोई भी आप, चाहे वो CDP हो, या चाहे भाषा का आकलन हो, या चाहे EVS में हो क्वेश्चन हो पर्यावरण से संबंधित, चाहे मैथमेटिक्स में हो, उनकी क्षमताओं और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी, उनकी सीमाएं और क्षमताओं का आप ध्यान रखेंगे तो उसी हिसाब से बच्चों के साथ जो है ट्रीट कर पाएंगे, उसी हिसाब से जो है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है पैर से जो है उसको प्रॉब्लम है और उसे खेलने के लिए प्रमोट करो, है ना, और बच्चा जो है देखने में समस्या हो उसको कहो कि जो है छोटा छोटा जो है लिखो और जो है उसके जो है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या होता है? मैंने आपसे बहुत बार ये कहा है कि ये क्वेश्चन हर जगह फिट होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे का जो है पूर्ण रूप से मूल्यांकन करना और ये समझने का प्रयास करना कि बच्चे में क्या कमियां हैं, जानने का प्रयास करना और उसको आगे जा कर के उसको सिखाना,
ठीक है, ताकि वो सीख सके इन चीज़ों को। तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना, यही इसका मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समझना, मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चे की जो है सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं कि बच्चे में क्या कमियां हैं और उन कमियों को हम सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से जो है काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा जो है भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, या बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या व्याकरण जो है शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन डी। याद रखना, व्याकरण जो होता है वो भाषा की अशुद्धता को समझने में मदद करता है। व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी भाषा की जो अशुद्धता है, भाषा में जो कमियां होती हैं आए ना, उसको जो है दूर करता है। शुद्ध उच्चारण करने में जो है व्याकरण आपकी हेल्प करता है, शुद्ध भाषा को लिखने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए ये इसका होना बहुत ज़रूरी है, व्याकरण शिक्षण का जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है या करता है, इसका यह भाषाई जो है व्यवहार दर्शाता है। तो जो शब्दों, जब कोई पाठ पढ़ रहा हो, मान लीजिए कोई पैराग्राफ टीचर ने पढ़ने के लिए बोला हो या नॉर्मली पढ़ रही हो या पढ़ रहा हो, और उसको पढ़ते वक्त बीच बार बार जो है उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हो, ठीक है, तो वो बार बार मतलब एक पुनरावृत्ति का मतलब फिर से जो है एक पैराग्राफ छोटा सा थोड़ा सा पैराग्राफ फिर से रिपीट करने लगे, तो ये इसके भाषाई व्यवहार को क्या दर्शाता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ लिखा गया है और यहाँ से ऐसे पढ़ना शुरू किया पूरा, और फिर जब पढ़ने की बारी है तो फिर से यहाँ से रिपीट कर दिया इस तरीके से। तो ये जो रिपीटिशन होता है बार बार, ये इसलिए होता है कि ताकि वो समझ के पढ़ रहा होता है। ठीक है, बार बार वो समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ना कि वो अटक कर पढ़ रहा होता है, ना कोई उसका पढ़ने का कोई इंटरेस्ट है इस तरीके से, ना वो पढ़ने में ज़्यादा समय ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, भाषा शिक्षण की जो है प्रत्यक्ष विधि में, अब देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब है कि साक्षात होकर के कार्य करना, मतलब स्वयं से आंखों से देख करके जो है कोई भी कार्य करना, लिखना या पढ़ना, या सुन करके लिखना पढ़ना, है ना। तो मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है प्रत्यक्ष विधि में, यह भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, यह भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? तो ये देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है इसमें, प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, भाषा अर्जन का मतलब है कि जो आपने अर्जित कर रहे हैं एक टाइम पीरियड में, जैसे मातृभाषा हो गई आप अर्जित कर रहे हैं, तो ये ठीक है प्रत्यक्ष विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार जो है डैश 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 के कारण जो है बच्चे भाषा सीखते हैं, तो भाषाई समाज के द्वारा, या भाषा अर्जन क्षमता के द्वारा, भाषा आकलन क्षमता, या तो देखिए चॉम्स्की ने जो भाषा के विकास का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है, इन्होंने कहा था कि बच्चों में जो भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो उनमें इसकी क्षमता जन्मजात होती है। याद रखना, बच्चे भाषा का विकास की क्षमता जो है उनके जन्मजात होती है। तो इसलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, भाषा अर्जन क्षमता बच्चों के अंदर जन्मजात होती है। वो एक उम्र तक आते आते बच्चे भाषा अर्जित कर लेते हैं, अपने भाषा का विकास कर लेते हैं, और बच्चे भाषा का विकास बहुत तेज़ी से करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना, और अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो किस उद्देश्य के लिए जो है जो भाषा नहीं सीखी जाती है, तो उसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए जो है भाषा नहीं सीखी जाती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक जो है बेहतर उदाहरण क्या है? रचनात्मक आकलन का, क्रिएटिव जो है आकलन करना है इसमें, तो ये है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, या श्रुतलेख सुन करके लिखने के लिए कहना,
जो आपने बोल दिया फिर बच्चों से कहिए कि ये जो मैंने अभी अब बोला है ये सब लिखिए अपनी कॉपी में। इसका जो है आकलन करना या प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या कोई टेस्ट जो है ले लेना, यूनिट टेस्ट जिसे कहते हैं। इकाई का मतलब है यूनिट, यूनिट टेस्ट जो है कराना, जैसे हफ्ते महीने में जो है एक टेस्ट कराना। तो रचनात्मक आकलन जो होता है भाषा के माध्यम से अगर देखा जाए तो रचनात्मक आकलन तभी होगा जब बच्चों से ये कहा जाए कि आप अपने अनुभव को लिखिए। आपने जो भी कल जो है मतलब आप पूरे दिन कल दिन भर जो भी आपने किया है, कहाँ गए, कहाँ घूमे, क्या खाए, किससे क्या बोले, किससे क्या बात करे, तो ये सभी घटनाओं को अपनी किताब में लिखिए। तो इससे क्या हो, बच्चे जो है सोचेंगे कि मैंने कल क्या किया था। और हर बच्चे का कुछ नया, हर बच्चे का एक नया एक्सपीरियंस होगा। हर बच्चा नया एक्सपीरियंस को किस तरीके से शेयर करता है ये देखना ज़रूरी होता है। तो अब बच्चों के जो है अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, यही इसके रचनात्मक आकलन का सबसे बेहतर उदाहरण है। ठीक है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, किस चीज़ का अनिवार्य होना, मानक भाषा पर बल देना यह अनिवार्य है, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना या निम्न किस्म का व्यवहार करना, ये समग्रतावादी दृष्टिकोण का होना, या फिर जो है बर्तनी जो है संबंधी गृहकार। ठीक है, तो देखिए भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना, अलग व्यवहार करना, ये अनिवार्य एक ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन जो है 16 का यहाँ आंसर बी होगा। ठीक है, रिधिमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रक्रिया का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दे दिया है। ठीक है, रिधिमा जो एक टीचर है, तीसरी कक्षा में पढ़ाती हैं। सारे बच्चे जो उनकी क्षमता है, जो जिस तरीके को भाषा अपनाते हैं, उनका जो है जो रिपोर्ट कार्ड है वो सभी जो है उसके जो है पेरेंट्स को दे दिया है। रोमा ने जो है डैश डैश के आधार पर जानकारी दी। तो ये जो है क्या है, तो इसको जो है पोर्टफोलियो कहेंगे, जिसमें जो है बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। उसमें जो है बच्चे ने कितनी ग्रोथ किया, क्या उसमें कमियां रह गई हैं, उन सभी का जो है एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। वो जो है दूसरे टीचरों के साथ शेयर किया जाता है, पेरेंट्स के साथ भी शेयर किया जाता है, ताकि जो है कुछ कमियां अगर हों तो उस चीज़ को पढ़ा करके, उस चीज़ पर ध्यान दे करके बच्चे की उन कमियों को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। ये बात है, हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए, तो किसी की मातृभाषा कुछ हो सकती है, किसी की मातृभाषा कुछ हो सकती है। तो ये बात जो है स्वाभाविक है या निंदनीय, विचारणीय या अनुचित, ये बात स्वाभाविक है। ठीक है भाई, उसकी मातृभाषा जो भी है उसी में वो अपनी बात रखेंगे, तो ये बात तो स्वाभाविक है एक प्रक्रिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बहुभाषिता जो है हमारी पहचान भी है और हमारा अंग भी है। तो ये देखिए बहुभाषिता जिसे हमने आपसे कहा था कि ये एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए हमें। ठीक है, अब बहुभाषिता क्या है कि एक देश है हमारा, ये एक देश है, यहाँ पे अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के भाषाई वाले लोग रहते हैं, अनेक रंगों के लोग रहते हैं, है ना, अनेक बहुभाषिता के लोग रहते हैं। तो ये जो बहुभाषिता है ये हमारी सभ्यता भी है और हमारी संस्कृति भी है। तो हमारी सभ्यता की एक पहचान है कि हम, जैसे कि मान लीजिए सभ्यता की पहचान कैसे हो सकती है, जैसे कि अगर हमसे हम कहें कि हम तमिल भाषी हैं, तो ये कोई भी बता सकता है कि ये साउथ जो है इंडिया के साउथ पोर्शन से आया है, या विदेश में होगा तो कोई भी कह देगा कि ये इंडियन है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता है। ठीक है, और हमारी संस्कृति की भी पहचान है बहुभाषिता। ठीक है, कि हम उस जो है हम जो है इस भाषा का प्रयोग करते हैं। हम तमिल भाषी हैं तो ये हम तमिलियन हैं, यूपी के हैं तो हम यूपी में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, पंजाबी होंगे तो ये हमारी पंजाबी भाषा होगी। ये हमारी संस्कृति की पहचान है कि आप किस जो है संस्कृति को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून का होना, भाषण देना, विज्ञापन का होना आदि बच्चों के जो है भाषा क्षमता का विकास में जो है किस प्रकार मदद करते हैं। तो देखिए ये जो है ये कार्टून और ये भाषण, ये विज्ञापन आदि जो है बच्चों के भाषा क्षमता में जो है डैश किस रूप में सहायक होते हैं, तो ये सहायक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, लेखन ने किस खतरे की ओर संकेत किया है, लेखन ने किस संकेत की ओर, देखिए क्वेश्चन इसी रूप में दिया हुआ है तो हम चीज़ों को ऑप्शन देख के समझते हैं। लेखन ने किस खतरे की ओर संकेत किया, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखकों की आजीविका समाप्त हो जाती है, यह संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाता है,
ये संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन जगत भी समाप्त हो जाता है, ये संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखकों का सम्मान भी समाप्त हो जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर मैं अगर लॉक करूं तो ऑप्शन बी इसका सही है। जब व्यक्ति का जो है इमोशंस मर जाते हैं तो जो लेखन कार्य होता है वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है इमोशंस के साथ जब कोई चीज़ लिखता है तो उसको पूरी ईमानदारी से लिखता है। ठीक है, जैसे आज के समय में संवेदनाओं की समाप्ति जिस तरीके से जो है हमारे न्यूज़ चैनल कर चुके हैं, आप देखिए उनका जो है लेखन कार्य कितना निचले दर्जे का हो चुका है ना। तो ये चीज़ इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, या बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, सहज मौखिक या फिर पठन क्षमता को। तो देखिए आंसर है ऑप्शन बी। तो भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की जो है भाषाई क्षमता है वो क्या है, ठीक है, किस भाषा का वो प्रयोग करता है और वो उसको कितना भाषा के बारे में उसको नॉलेज है। ठीक है, इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा जो है संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो अगर हम बच्चे को जो है प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, मतलब बच्चे को हम भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा उसका बाल साहित्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा, 10 लाइक है, इसको पूरा करने में सब आप मदद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाता है किस चीज़ के लिए। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, ये जैसी भाषा है ये दर्शाता है नियमों का अति सामान्यीकरण। ध्यान रखना ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ना कि नियमों का उल्लंघन कहेंगे, ना इसे संदर्भ की समझ का होना कहेंगे, ना ही नियम कंठस्थ होना ना कहेंगे, इसे नियमों का अति सामान्यीकरण कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है। ध्यान रखना सबसे कम प्रभावी तरीका पूछ रहा है, भाषा का आकलन करना है अगर आपको किसी की, तो ये सबसे कम प्रभावी होगा। कहानी कहना, या घटना का वर्णन कहना, या कहानी लिखवाना, या सुनकर लिखने के लिए कहना। तो देखिए जो भाषा का आकलन अगर कहना है तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा किसी कहानी का कहना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ये सबसे कम प्रभावी रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार किस रूप में सही है। तो देखिए हम जब आकलन करते हैं तो हम बच्चे का ही आकलन नहीं करते, यहाँ तक कि टीचर का भी आकलन होता है कि वो बच्चे की क्षमताओं को विकसित कर भी पा रहा है कि नहीं, बच्चे की क्षमताओं को जान पा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों का आकलन होता है। और उन चीज़ों का जब आकलन कर लेगा टीचर तभी तो उन चीज़ों में बच्चों में वो सुधार कर पाएगा, उनको और बेहतर कर पाएगा। भाई स्कूल का काम क्या है, बच्चों को निखारना और बेहतर बनाना। तो ये पूर्णतः सही है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होगा। हम अगर कोई होमवर्क या किसी चीज़ की जांच कर रहे हैं और जांच करते हुए हम किसी बच्चे से कहें कि देखो ये क्या है, इसने गलत लिखा सही किया, इसको समझना देखो, तो ये इस चीज़ से आप बच्चे के क्या जो है गुण डेवलप होंगे। तो इससे जो है बच्चे के पढ़ने के कौशल जो है का अभ्यास होता है, या बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाएंगे दूसरे की कॉपियों में, या बच्चों को दूसरे की हाथ से लिखी हुई सामग्री को पढ़ने का एक तो अवसर मिलेगा और ये भी समझने का मिलेगा कि उसने बच्चे ने क्या लिखा है, सेम क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है। तो कहीं ना कहीं उसको नए शब्दावलियाँ मिलेंगी, नए शब्दों का जो है उसको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसे हम लोग जब दूसरे की लिखी हुई कॉपियाँ पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं जब टेस्ट हो जाने के बाद, तो हमें कहीं ना कहीं उनके आंसर्स जानने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हैं, या फिर अत्यंत छोटे हों, या सरल भाषा से युक्त हों, या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो देखिए भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है ऐसे पाठ रखने चाहिए हमेशा जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। जैसे परिवेश क्या मतलब होता है बच्चे को, जैसे बच्चों को पता है हमें कि कार्टून पसंद होता है तो कार्टून जो है बच्चों का जो है रखने चाहिए, है ना। जैसे बच्चे जो है देख करके सुन करके जो है पढ़ना पसंद करते हैं तो ऐसे जो है चैप्टर्स रखने चाहिए, ऐसे जो है वीडियोग्राफी से पढ़ाना चाहिए, इन सब चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है,
सरल भाषा का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पाठ में, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों से परिवेश से जुड़े हुए पाठ का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस चीज़ों से इंटरेक्ट कर सके। इसलिए आप देखिए माता पिता से संबंधित आपको चैप्टर ज़रूर मिलेगा, आपके परिवार में कौन है उससे संबंधित जो है आपको राइम्स मिलेंगी, है ना, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, जो बच्चे ज़्यादा कविताओं के माध्यम से या जो है राइम्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन कविताओं का ज़्यादा जिक्र होता है। जैसे कार्टून में किसी चीज़ का हो गया, तितली उड़ी, इस तरीके के जो है, या फिर हमटी डमटी, ये सब बच्चे जो हैं ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए परिवेश से जुड़े ही हुए पाठ का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ठीक है, रेखा का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आपको पूछेगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, मैं हंसी की जगह मैंने लिखा है इसने, तो ये क्या है? भाषा की समझ का ना होना या भाषा में असावधानी या अति सामान्यीकरण हो सकता है। इसका सही आंसर है, इसके जो है व्याकरणिक नियमों की इसको जानकारी ना होना इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि व्याकरण का होना पता होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण क्यों होता है? क्योंकि व्याकरण भाषा की अशुद्धता को समझने में मदद करता है। जो यहाँ पे जो शब्दों की अशुद्धता लिखी गई है यही है व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। व्याकरणिक नियमों की अगर जानकारी होती तो वो शब्दों को जो उच्चारण था वो शुद्ध रूप में करती, है ना। व्याकरणिक नियमों की जानकारी से होता क्या है कि भाषा जो होती है शुद्ध रूप में उसको लिखने में भी मदद करती है। ठीक है, और अशुद्धता को पहचानने में भी मदद करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आखिरी क्वेश्चन है, कई बार जो है बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए जो 2 या 3 भाषा मतलब बहुभाषी बच्चा। ठीक है, यहाँ पे समझिए बहुभाषिता की बात हो रही। अब बहुभाषिता क्या है? एक संसाधन है, एक संसाधन है। अब मान लीजिए कि जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता तो किस रूप में आते हैं? तो वो जो है एक तो बोलने की क्षमता उसके अंदर है और इसके बाद एक समझने की क्षमता है। जब वो स्कूल आते हैं तो कई बार बच्चे होते हैं वो कई दूसरों की भाषा को समझ जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा का बच्चा है लेकिन इंग्लिश के वर्ड जो है बोल लेता है और समझ भी लेता है कि क्या कहा है। हो सकता है कि वो पंजाबी भी समझ लाता हो या पंजाबी लड़का जो है हिंदी समझ जाता हो। तो ये पढ़ने और लिखने और के संबंधी जो गुण होते हैं वो स्कूल में डेवलप होते हैं, घर में जो है और आगे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे डेवलप होता है। लेकिन समझने संबंधी गुण और बोलने संबंधी गुण ये बचपन से ही जैसा उसका परिवार और जैसा उसका परिवेश मिलेगा वैसे वैसे उसको मिलता जाता है, ये गुण डेवलप होता जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हुई। 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते हुए जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं हमारा पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा। 10 लाइक्स का जो टारगेट है उसे ज़रूर पूरा करने में हमारी मदद कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी बात कहनी है सीटेट से संबंधित तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।